Not A4 size page. This is the report of CBDT. And as per that report of CBDT, they had raided 16 premises of cooperative banks from 31st March 2023 onwards. And as per that particular report, rupees 1,000 crore rupees of bogus transactions and financial irregularities were noticed in cooperative banks. And how it happened, these cooperative banks have cooperative societies. So a builder or a contractor or a real estate company gives their check for clearing to cooperative banks and they pass it to the cooperative societies. Cooperative societies converts that instrument, that is check or DD, into cash. And cooperative societies comes under the direct jurisdiction of the Karnataka government. So why Karnataka government was mum and silent? And why CBDT is not giving notice to Karnataka government cooperative department? Because all these things happened in cooperative societies of these cooperative banks, and cooperative societies comes under the direct supervision and regulation of state government. So every day, you take any day. I am here for last few days. You take any day. Every day in the morning, you will find a corruption by Karnataka government. Today, this is 1,000 crore rupees of corruption in cooperative banks. Yesterday, 40 crore rupees of corruption by Bangalore in Development Authority, BDA. They had cleared checks without any work on the ground. So every day, Karnataka government's Kale Kartut, Kale Karname is coming out. 40% commission Sarkar, true face is coming out in front of the people of Karnataka. And I am telling you that this 40% commission Sarkar will not get MLAs more than 40. But कैंडिडेटचल घोषित की गई है, उसी में से 125 to 130 सीट वो जीत रहे हैं। येदियुरप्पा जी इसके दिल पे हाथ रख के पूछिए, वो भी नहीं चाहते कि भाजपा जीते इस समय। वो भी नहीं चाहते इस बार भारतीय जनता पार्टी जीते। आप अकेले में जाकर उनसे मिलिएगा और पूछिएगा कि क्या आप चाहते हो कि भाजपा जीते। उप मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा छोड़ने की खबरें आ रही है, पूर्व मंत्री भाजपा छोड़ने की खबरें आ रही है। ऐसी भगदड़ मची है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक वाक्य बोल रहा हूँ। हो सकता है कि पर्चे भरने की तारीख जो नज़दीक आए, जब तक जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी ईश्वरप्पा की तरह चिट्ठी लिख दे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और कई लोगों से तो चिट्ठी बंदूक की गन पॉइंट पे लिखवाई जा रही है। कई लोगों के काले करतूत इतने ज़्यादा है कि वो नहीं चुनाव लड़ पा रहे हैं। कई लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो जो मोदी और शाह की भाजपा उसको बिलोंग नहीं करते। कई ऐसी भगदड़, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की हालत मैंने कोई और राज्य में नहीं देखी, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक ही काम हुआ, 40-40 और 40% कमीशन खोरी का काम। दूसरा सर, आज स्वार्थी राजनीति के कारण ना तो नवीनीकरण हो पाया रेलवे का, ना पारदर्शी भर्तियां हो पाई और रेलवे दुर्दशा की स्थिति में पहुंची। 2014 के बाद सरकार रेलवे के नवीनीकरण पर, मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया। दूसरा, सचिन पायलट वर्सेस गहलोत साहब के बीच जो सीट युद्ध चल रहा है उस पर उन्होंने चुटकी ली, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री की तारीफ भी की कि लाख दुविधा के बीच भी वो विकास कार्य के लिए समय निकाल। देखिए, वो किसकी क्या तारीफ कर रहे हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ ये मैं मानता हूँ मोदी जी, आपको अशोक गहलोत जी से सीखना चाहिए कि किस तरह राज्य के लिए उन्होंने एक हेल्थ मॉडल लागू किया। आपको उनसे सीखना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम किस तरह देश में लागू की जा सकती है। आपको उनसे सीखना चाहिए कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा, जो क्योंकि शहरीकरण के कारण बहुत से लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो आपको सीखना चाहिए। आप जाइए जयपुर, 3 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, आपके शासन व्यवस्था में सुधार होगा। हाँ, जो रेल की बात आपने कही, मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और अब वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें स्पीड का क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन स्पीड? 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। आप उसको नवीनीकरण पीठे थपथपाओ, अरे वो जो शताब्दी गाड़ी है ना, वो भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज भी चल सकती है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि आपने कितने किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई,
क्या आप बता सकते हैं मोदी जी? 9 साल का आपका रेलवे का लेखा जोखा लेके आइए कि कितने किलोमीटर नई लाइनें बिछी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 9 साल में लास्ट 9 ईयर्स में कितने किलोमीटर बिछी, आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। इसलिए क्लेम मत कीजिए। से प्रधानमंत्री जी भले ही छोटी ट्रेन चालू होती है वहाँ झंडी लेके पहुँच जाते हैं, वो एक फोटो ऑप है, पर आपने उसमें कोई मेन आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। दिल्ली में आज एक जो तस्वीर देखने को मिली के घर पे, जिसमें अपोजिशन के कई लीडर थे, कांग्रेस पार्टी अगुवाई कर रही है, नीतीश जी ने कहा वो भी कोशिश करेंगे। क्या मोदी को हराने का अब एक ही सूत्र वाक्य है, अपोजिशन यूनिटी? दरबार नहीं, विमर्श का लिए लोग इकट्ठे हुए। दरबार तो मोदी और शाह के, शहनशाह के दरबार में लोग आते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते। कुछ बोले तो नौकरी या मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। हमने देखा कईयों को, कई बेरोजगार पूर्व मंत्री घूम रहे हैं। तो दरबार वहाँ होते हैं, हमारे यहाँ विमर्श के लिए लोग आए, विमर्श पे बात हुई। और आपने कहा क्या अपोजिशन यूनिटी, हम तो हमेशा कह रहे हैं लाइक माइंडेड पार्टीज़ को साथ में आना चाहिए, और दिन ब दिन हमारा जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है, मोदी जी का कुनबा घटता जा रहा है। दिन ब दिन लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी और अन्य लाइक माइंडेड पार्टीज़ में बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के झूठ और असत्य से लोग परेशान हो चुके हैं। मोदी जी के जो झूठे आश्वासन से युवा दर्द बदर नौकरी के लिए घूम रहे हैं, महिलाएं गैस के सिलेंडर के 1100 रुपये से ज़्यादा दे रही है। तो सब लोग देख तो रही है ना कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत जी 500 के अंदर गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो वो यूपी की सरकार क्यों नहीं दे रही? यूपी के लोगों को फील तो होता ही है, जब अशोक गहलोत दे सकते हैं तो यूपी की सरकार क्यों नहीं? या जब अशोक गहलोत जी दे सकते हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं? ओल्ड पेंशन स्कीम अगर कर्मचारी को हिमाचल की सरकार दे सकती है तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? अगर हम कहें अर्बन नरेगा या न्याय स्कीम, किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार न्याय स्कीम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सकती है, तो असम की सरकार क्यों नहीं कर सकती? सवाल तो आता ही है बीच में। सरकारें तो सरकार है, सबके ऊपर मोदी जी विपक्ष की सरकारों का ज़्यादा जीएसटी का पैसा रोकते हैं। तो जो भाजपा की सरकार है उनका जीएसटी का पैसा इजीली मुहैया कराते हैं। तो लोग तो देख ही रहे हैं, लोगों को फील भी होता है। और यही मोदी जी की जो मैं कहूँगा उनमें जो उदासीनता है या उनके मन में जो घबराहट है, वो इन्हीं चीज़ों से है कि कर्मचारी नाराज, किसान नाराज, महिलाएं नाराज, युवा तो मोदी जी से घृणा करते हैं, क्योंकि 2 करोड़ के हिसाब से 18 करोड़ युवाओं को अब तक नौकरी मिल जानी चाहिए। अगर मोदी जी 18 लाख की भी लिस्ट दे देना तो मैं मान जाऊँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।